हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है। और दोस्तों, इस सीरीज में अपना पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है विराम चिन्ह। दोस्तों, जिसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। और दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पहली क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था विराम चिन्ह किसे कहते हैं। और दोस्तों, हमने सीखा था किस विराम चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पहली क्लास अच्छे से देखे हैं तो उनको आज की क्लास में भी कहीं परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम दोस्तों, जिसका चिन्ह मैं आपको बता चुका हूं। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पहली क्लास में हम जान चुके हैं किस विराम चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। एक एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से लिखवाने वाला हूं। विश्वास रखिए, आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं उसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ली पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विराम, इसका चिन्ह आपको पता है। सबसे पहले आपको चिन्ह जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो चलते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी हेडिंग है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट जो सभी स्टूडेंट जानते हैं, पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। दोस्तों, क्या है शाब्दिक अर्थ? रुकना या ठहरना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ी पाई भी कहते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि पूर्ण विराम को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कुछ नहीं पता होता वो क्वेश्चन किस तरीके का बना दे। ठीक है, फिर आप कहते हो सर ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था, तो दोस्तों वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि पूर्ण विराम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन मिलेगा आपको खड़ी पाई। ठीक है, तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करते हुए चलेंगे एक एक बात को। अगला पॉइंट देखेंगे। साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों। आपने देखा होगा, वो मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको दिखाया भी था। जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन? उसमें वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा पिछली क्लास में। तो इतना क्लियर है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। दोस्तों, आगे देखेंगे। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, जहां वाक्य समाप्त हो जाए, मतलब वाक्य पूरा हो जाए, तो क्या लगाते हैं लास्ट में? क्या लगाते हैं? आप कहोगे सर पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ठीक है, किसके अंत में नहीं किया जाता? प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक वाक्यों के अलावा, मतलब इनको छोड़कर और सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में डाल सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह और 3 ऑप्शन डाल देगा जिनके में किया जाता है। दोस्तों, ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। क्लियर है?
किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखेंगे राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे दोस्तों। ये लास्ट में जो प्रयोग किया गया है ये क्या है? जब वाक्य पूरा हो गया तो ये क्या है? पूर्ण विराम है दोस्तों। क्या है? पूर्ण विराम है। जैसे आपने देखा होगा जब 9th क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते हो तो एक वाक्य बहुत फेमस है, कौन सा? राम स्कूल जाता है। ठीक है, ये तो हमने सभी ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों बाद में क्या लगाना जब वाक्य पूरा हो जाएगा? तो पूर्ण विराम चिन्ह। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पूर्ण विराम चिन्ह कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपके नोट होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात और पूछ लूँ, यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ ये क्या है? ये वाला चिन्ह जो लगा है, क्योंकि चिन्ह की पहचान तो मैं आपको पहली क्लास में करा चुका हूँ, तो आप बता दोगे क्या? जैसे के बाद जो चिन्ह प्रयोग होता है ये कौन सा चिन्ह है? बता सकते हो? यहीं पर आपको पता होना चाहिए। जैसे के बाद जो ये वाला चिन्ह आता है, ये चिन्ह जो है दोस्तों ये किसका होता है? निर्देशक चिन्ह। क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे के बाद जो लगा होता है ये दोस्तों ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आगे मैं जल्दी से आपको करा दूंगा। निर्देशक चिन्ह ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण विराम हमने कंप्लीट कर लिया। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे दोस्तों हेडिंग डालेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों पता आपको चिन्ह क्या होता है? ये होता है, मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में ना पता हो दोस्तों। ठीक है, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों इसके पॉइंट एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या इसके पॉइंट हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने हेडिंग लगा दी। क्या हेडिंग लगा दी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे आप, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। मतलब इसका प्रयोग जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का दोस्तों ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न पूछा जाता है, जहां प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे, जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो क्या आता है उसके बाद? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब जैसे दूसरा पॉइंट देखेंगे, नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों इसके बाद भी क्या गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं आपसे जैसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं, तुमसे प्रश्न पूछता हूं, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है? दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो इसके बाद क्या आएगा बताओ? आप कहोगे सर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों योजक चिन्ह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये योजक चिन्ह। हेडिंग डाल देंगे योजक चिन्ह। आपको पता है इस तरीके का इसका चिन्ह होता है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। चिन्हों के बारे में तो आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ सभी के बारे में। ठीक है, तो उसमें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग डाल ली योजक चिन्ह। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, योजक चिन्ह हेडिंग डाल दी। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? तो आपको पता होना चाहिए अल्प विराम का। ठीक है, अल्प विराम का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अल्प विराम के बाद जो सर्वाधिक प्रयोग होता है दोस्तों किसका होता है? योजक चिन्ह का। क्लियर है इतनी बात? आप कहोगे सर क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे। जो नहीं पढ़ा होगा ठीक से, आपसे पूछा जा सकता है योजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह क्यों दोस्तों? क्योंकि समासों में आपने देखा होगा जो आपका द्वंद्व समास हुआ
तत्पुरुष समास हुआ दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, जैसे द्वंद्व समास हुआ दोस्तों, ठीक है, उसमें ज्यादातर जो है किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने समास नहीं पढ़े, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों योजक चिन्ह का कैसे प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी बात याद रखनी है, योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पता है किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि योजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, तो सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, योजक चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। अब नियम देखेंगे। सबसे पहला नियम है, दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, योजक चिन्ह। क्लियर है। आगे देखेंगे, जैसे रात दिन, दो विपरीत शब्द हैं, इनके बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह। अमीर गरीब दोस्तों क्या है, दो विपरीत शब्द हैं, एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब है दोस्तों, इनके बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह। लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, लघु गुरु, जड़ चेतन। ठीक है दोस्तों, तो दो विपरीत शब्दों के बीच क्या लगता है, आप कहोगे सर योजक चिन्ह। यहां तक हर स्टूडेंट का क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो समानार्थी शब्द जो होंगे दोस्तों, उनकी पुनरुक्ति जो होगी दोस्तों, उनके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कपड़ा लत्ता, ठीक है, दो समानार्थी हैं दोस्तों, इनकी पुनरुक्ति हो रही है, तो इनके बीच किसका प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का। ठीक है, धन दौलत, दोनों समानार्थी हैं। जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा, हाट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा दोस्तों, ये जो होते हैं इनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, आप कहोगे सर इनके बीच योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है, जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो तो उसके बीच किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर है। जैसे घर घर, ठीक है, एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया है या नहीं, घर घर, तो इनके बीच किसका प्रयोग करेंगे, आप कहोगे सर योजक चिन्ह का। गांव गांव, रोम रोम, राम राम, कण कण, बूंद बूंद। क्लियर है। एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो तो उनके बीच किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का दोस्तों। यहां तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है, जब दो शब्दों में एक सार्थक एवं दूसरा निरर्थक शब्द हो, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो दोस्तों, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप कहते हो पानी बानी, यार मैं पानी वानी नहीं पी रहा। ठीक है, कोई आपसे कहता है कि पानी पी ले, आप कहते हो, कभी कभी आपने देखा होगा पानी वानी ना पी रहा मैं, पानी वानी मतलब एक का तो अर्थ निकल रहा पानी, मतलब दूसरा आपने बानी बोल दिया, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो एक तो सार्थक शब्द होगा, एक निरर्थक शब्द होगा, दो दोस्तों, उनके बीच किसका प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी आपसे रोटी के लिए बोलती हैं और आप गुस्से में होते हो बहुत ज़्यादा, किसी बात पर नाराज़गी हो जाती है, तो आप कहते हो कि रोटी वोटी नहीं खा रहा मैं, रोटी वोटी ना खा रिया। तो रोटी मतलब रोटी तो है, एक का तो अर्थ निकल रहा, बोटी मतलब दूसरे का अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है, इनके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में या कहीं आप देखते हो सांप वाप या कुछ भी चीज निकल आए, ठीक है, तो आप कहते हो, या कहीं आप किसी लड़ाई हो जाती है आपकी, तो कहते हो
वो डंडा वंडा लेकर आइए, डंडा वंडा लेकर आओ, डंडा बंडा, मतलब एक का तो अर्थ है, डंडे का तो अर्थ है, बंडा आपने ऐसे ही बोल दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर है आप। और आपने देखा होगा कोई आपसे बोलता रहता है कुछ भी तो आप कहते हो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हो यार, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हो, मतलब अनाप शनाप। तो दोस्तों ये आपकी लैंग्वेज आपने कई जगह बोली होंगी और आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो इनके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत हो। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेंगे, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संस्कृत में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली हेडिंग डालेंगे निर्देशक चिन्ह। दोस्तों अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, निर्देशक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है ये आपको पता है दोस्तों। अब आप कहोगे सर योजक चिन्ह भी इसी तरीके का, निर्देशक भी। दोस्तों मैं दोनों में अंतर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दोनों में आपको अंतर बता चुका हूँ पहली क्लास में भी। दोस्तों योजक चिन्ह जो होता है थोड़ा इससे, जैसे योजक चिन्ह ये है तो निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इससे थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। बस आपको ये मैं पहली क्लास में बता चुका था। ठीक है, और प्रयोग भी आपको पता है, योजक चिन्ह कहाँ कहाँ यूज होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और निर्देशक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ ऊपर, जैसे आपने यहाँ देखा दोस्तों, ये जैसे लिख रहा था। दोस्तों जब हम जैसे लिखते हैं तो इसके बाद जो लगाते हैं ये जो लगाते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। क्या होता है, निर्देशक चिन्ह। और एक आध और प्रयोग आपको इसको बता देता हूं। निर्देशक चिन्ह दोस्तों, हेडिंग डाल ली निर्देशक चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। क्लियर है आपको सर, क्लियर है। अगला पॉइंट, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे देखो यहाँ जो लगाया मैंने जैसे के बाद, ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये निर्देश देने के लिए दोस्तों यहाँ जो लगाया ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है। ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और दोस्तों इसका प्रयोग जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले, जैसे आपने देखा होगा आप लिखते हो गोदान के लेखक, जैसे आप नोट्स बना रहे होगे तो आप लिख रहे होगे गोदान के लेखक। दोस्तों फिर आप इसके बाद ये चिन्ह जो लगाओगे और उसका नाम लिखोगे लेखक का, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लिखा आपने, ये जो लिखा दोस्तों, ये यहाँ जो लगाया लेखक से पहले, ये क्या हुआ, निर्देशक चिन्ह। दोस्तों क्लियर है, मतलब किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले जो लगाते हैं वो क्या होता है, आप कहोगे सर निर्देशक चिन्ह। क्लियर है, आप कहोगे सर क्लियर है। आगे चलते हैं, क्लियर हो दोस्तों यहाँ तक। आगे देखेंगे लाघव चिन्ह, बहुत ज़्यादा आसान है ये, मैं आपको इसके बारे में पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका था दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इस तरीके का इसका चिन्ह होता है। दोस्तों अब इसके पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहले दोस्तों लाघव चिन्ह हेडिंग डाल दी, उसके बाद पहला पॉइंट क्या है, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, किस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाघव चिन्ह। क्लियर है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखेंगे, किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में मतलब छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि शून्य के आकार का होता है। ये किसके आकार का होता है, शून्य के आकार का होता है। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे आप देखोगे
जैसे मुझे डॉक्टर लिखना है, ठीक है, इसको छोटा करके मुझे लिखना है, तो मैं क्या लगाया, मैंने इसके पीछे क्या लगाया, लाघव चिन्ह लगा दिया दोस्तों। तो कोई भी कह देगा इसको डॉक्टर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मुझको विश्वविद्यालय लिखना है, तो विश्वविद्यालय जब लिखूंगा दोस्तों तो इस तरीके से लिख दूंगा, लाघव चिन्ह लगाकर, कोई भी समझ जाएगा कि विश्वविद्यालय लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश दोस्तों, इस तरीके से जो होता है उसके पीछे जो लगाया जाता है क्या होता है, लाघव चिन्ह, मतलब शब्द को छोटा करने के लिए। क्लियर है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों, हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह दोस्तों, इसका चिन्ह आपको पता है, ये होता है चिड़िया की तरह, सभी जानते हैं। क्लियर है, और इसके बारे में मैं आपको शायद पहली क्लास में बता चुका था, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसके सभी पॉइंटों को, और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपने हेडिंग डाल दी हंस पद, ठीक है। पहली बात आपको इसका चिन्ह याद होना चाहिए, इसका चिन्ह क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, इसे त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह के आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है किस चिन्ह को, त्रुटि विराम चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में ये भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है, या हंस पद भी डाल सकता है। तो आपको सभी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं पता होता किस टाइप से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आज आपकी किताबों में से है, पर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होते, इसलिए आप फंस जाते हो वहां पर, ठीक है। तो इसके सभी नाम आपको याद होने चाहिए। हंस पद के कितने नाम है, त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक, विस्मरण चिन्ह, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा, मैं कल जाऊंगा, तो किसी ने मुझसे पूछा, अबे यार तेने ये तो लिख दिया मैं कल जाऊंगा, कहाँ जाएगा। तो मेरे याद आई, अबे यार ये लिखना तो भूल ही गया। अब मुझे, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ये हंस पद चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा प्रयागराज, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। तो अब कोई भी समझ जाएगा, इस चिन्ह से कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, प्रयागराज को कह रहा है ये। क्लियर है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जैसे अभय हिमांशु के घर, ये मान लो ये नहीं लगाया था, शुरू में ये नहीं था ये, ठीक है। किसी ने ये वाक्य डायरेक्ट लिख दिया, अभय हिमांशु के घर गया। अब किसी ने पूछा क्या करने गया, ठीक है। तो यार आपने कहा यार ये करना तो भूल ही गया, तो आपने यहाँ हंस पद चिन्ह लगाया और ऊपर को लिख दिया शादी में गया, अभय हिमांशु के घर शादी में गया दोस्तों, ठीक है। अब क्लियर हो गया कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे सर क्लियर है, ठीक है। जब कोई अक्षर छूट जाता है तो दोस्तों उसको दिखाने के लिए जो है त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्तों कोष्टक चिन्ह, क्या दोस्तों, कोष्टक चिन्ह आप देख सकते हैं ये 3 होते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। ये दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है, छोटा कोष्टक बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा कोष्टक। और ये क्या होता है, मंझला कोष्टक, मंझला, ठीक है। क्लियर है, तीनों के नाम आप जानते हो कि बहुत अच्छे से, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना होगा जिसको ना पता होगा, ठीक है। तो हम किसी भी कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक का ही करें, किसी भी कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। बट आपने ज़्यादातर देखा हो 90% केसेस में इस कोष्टक का प्रयोग हम करते हैं, छोटे कोष्टक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इनको जान लेते हैं, अब इनको जान लेते हैं। क्या दोस्तों कहाँ किया था कोष्टक का प्रयोग, वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है। दोस्तों सीधी भाषा में आपसे कहूँ तो किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा, किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा इस चित्र की तीन छाया प्रति। तो दोस्तों छाया प्रति मान लो किसी के समझ में नहीं आएगा कि छाया प्रति किसे बोलते हैं, तो इस छाया प्रति को सरल शब्द में दिखाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, मैं लिख दूंगा फोटोस्टेट। अब कोई भी समझ जाएगा क्या करा के लानी है मुझे। इस चित्र की 3 छाया प्रति करवाकर ले आओ, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि इस चित्र की 3 छाया प्रति करवा कर ले आओ, तो कोई कहता है छाया प्रति क्या होती हैं, तो मैंने उसको सरल शब्द में फोटोस्टेट लिख दिया कि इस चित्र की 3 फोटोस्टेट करवा कर ले आओ दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? आप कहो सर क्लियर है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं, ब्रश केतु। अब आधे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा ब्रश केतु क्या होता है, तो दोस्तों किसको बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, इसको सरल शब्दों में लिख दूं, किसको, ब्रश केतु को भगवान शिव, ठीक है, का तीसरा नेत्र खुल गया। तो दोस्तों अगर मैं यही बोलता, ये ना लिखता मैं कोमा लगा कर इतना, तो क्या समझ जाता ब्रश केतु का तीसरा नेत्र खुल गया। कुछ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगी ये क्या होता है। अब मैंने लिख दिया कोष्टक में भगवान शिव, अब समझ जाएंगे कि ब्रश केतु जो बोलते हैं भगवान शिव को बोलते हैं, का तीसरा नेत्र खुल गया। बताओ सब समझ जाएंगे या नहीं? आप कहोगे सर सभी समझ जाएंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। क्या बोला गया था, किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला मतलब मीठा गाने वाली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सब समझ जाएंगे, आप कहोगे सर समझ जाएंगे। जैसे दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरण के ज्ञाता थे, मतलब इसको सभी नहीं जान पाएंगे, इसको सभी नहीं जान पाते, तो इसमें मैंने सरल शब्दों में लिख दिया व्याकरण के ज्ञाता। अब सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हेडिंग डालेंगे विस्मयादिबोधक, ठीक है दोस्तों। विस्मयादिबोधक दोस्तों, इसके चिन्ह के बारे में सभी स्टूडेंट को पता होगी, सब इसके चिन्ह के बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में ना पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में आप पॉइंट जान लेते हैं, इसके पॉइंट क्या क्या हमको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले चिन्ह तो सभी को पता होता है, चिन्ह के बारे में सभी को पता दोस्तों। जहां भी ये चिन्ह लगा देखेंगे सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि वो कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादिबोधक दोस्तों। क्लियर है? अब दोस्तों सबसे पहले आपने ये हेडिंग डाल ली विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है विस्मयादिबोधक को किस नाम से जाना जाता है, तो आश्चर्य चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, मनोविकार सूचक शब्दों जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये शब्द जो होते हैं, ओह, हे राम, जैसे आपने देखा होगा। एक और आता है, अगर आपने अव्यय पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जब अव्यय पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। अब भी आप जान लेंगे, जैसे आप कहते हैं कहीं आप मैच खेलने गए, ठीक है, और वहां पे आप जीत जाते हो, तो आप एक शब्द का प्रयोग करते हो, बल्ले बल्ले, ठीक
ठीक है, कहते हो नहीं बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले के बाद जो हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह दोस्तों। ठीक है, बल्ले बल्ले हमें जीत मिल गई, हमें जीत मिल गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आप एक शब्द यूज करते हैं अरे, अरे तुम यहां कब पहुंचे, आश्चर्य है, अरे तुम यहां कब पहुंचे, कब पहुंचे। तो दोस्तों ये जो होते हैं, ये शब्द जो होते हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी दोस्तों। इनके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हो ओहो, आपने देखा होगा ठंड में, ओहो कितनी कितनी ठंडी रात है, ओहो कितनी ठंडी रात है। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ओहो बहुत कठिन समय चल रहा है, हे राम अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के जो होते हैं उनके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लियर है सभी स्टूडेंट को, आप कहो सर क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण दोस्तों इसका चिन्ह क्या होता है, इस टाइप का इसका चिन्ह होता है। ये सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। क्लियर है, कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ना पता हो, आपको सर सबको पता है इस चिन्ह के बारे में भी। ठीक है, अब दोस्तों एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है, विवरण चिन्ह का प्रयोग कई बार निर्देशक चिन्ह के स्थान पर भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसके स्थान पर, विवरण चिन्ह का प्रयोग कई बार निर्देशक चिन्ह के स्थान पर भी किया जाता है। क्लियर है। जैसे दोस्तों विवरण चिन्ह कहाँ कहाँ लगाते हैं, जैसे आपको वचन के दो भेद हैं उनका विवरण देने के लिए दोस्तों ये विवरण चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, उनके बारे में बताओ। सर्वनाम के 6 भेद हैं, विवरण चिन्ह लगा दिया दोस्तों। अब उनके 6 भेदों के बारे में बताओ। जैसे मैं कहता हूँ भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, अब प्रमुख नदियाँ उनका विवरण दो, तो मैंने ये विवरण चिन्ह लगा दिया दोस्तों। अब उनका प्रमुख नदियों का विवरण दो। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपने संज्ञा अगर पढ़ी होगी तो आप उसके बारे में भी बताते होगे। आपने नोट्स जब बनाए होंगे तो आपने लिखा होगा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसका विवरण दो, तो यहाँ विवरण चिन्ह लगाएंगे। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग पता चल गया आपको कहाँ किया जाता है, आप कहोगे सर क्लियर, पता चल गया दोस्तों। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जान लेते हैं अगला कौन सा चिन्ह है। अगला है उपविराम चिन्ह दोस्तों। ठीक है, उपविराम चिन्ह दोस्तों इसका क्या होता है चिन्ह, ये इस तरीके का होता है। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए दोस्तों। इसको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है उपविराम चिन्ह का और दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अपूर्ण विराम दोस्तों। क्लियर है। अब दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी जान लेते हैं। उपविराम चिन्ह तो सबसे पहले आपको पता चल गया, हेडिंग डाल दिया आपने उपविराम चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, भगवान राम के अनेक नाम हैं। अब दोस्तों उनके नाम बताने के लिए क्या क्या नाम है दोस्तों, उनके रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि दोस्तों। क्लियर है, आपका उत्तर क्लियर है। ठीक है, क्या बोला गया था, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर हुआ। जैसे आपने 10th क्लास जब की होगी तो आपने एक उसमें क्या देखा होगा, आपसे वो लिखने को आता था ऐसे, ऐसे बोलते हैं जिसे, ठीक है, किसके ऊपर, विज्ञान के ऊपर, विज्ञान वरदान या अभिशाप। दोस्तों यहाँ जो लगा होता है ये क्या होता है, ये उपविराम चिन्ह होता है। क्लियर है। अब दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, कहीं कहीं हम क्या लिखते हैं, डायरी लेखन में, डायरी लेखन में, डायरी लेखन में दिनांक के बाद, डायरी में जब हम कुछ लिखते हैं तो दिनांक के बाद दोस्तों हमें क्या, किसका प्रयोग करना चाहिए, उपविराम का, किसका, उपविराम चिन्ह का, दिनांक के बाद। ठीक है। जैसे हमें कोई डेट लिखनी है तो जब हम डायरी में कोई लिखते हैं तो जब हम दिनांक डालते हैं तो हमको इस तरीके डालना चाहिए, दिनांक, और उसके बाद यहाँ लगाना चाहिए उपविराम। फिर जैसे कुछ भी ले सकते हैं, 27 जून 2021। ठीक है। इस तरीके से हमें डालना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमको डेट डालनी चाहिए। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहाँ जो लगाते हैं दोस्तों ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, उपविराम चिन्ह होता है। दोस्तों क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे चलते हैं और आगे जान लेते हैं। दोस्तों अगला है अल्प विराम चिन्ह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह, इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। अब दोस्तों जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों नोट करेंगे, सबसे पहले तो आपने हेडिंग लगा देनी है अल्प विराम चिन्ह दोस्तों। ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, अल्प का अर्थ है थोड़ा, अल्प का अर्थ क्या है, थोड़ा, ये सभी जानते हैं। ठीक है। और विराम का अर्थ है रुकना, विराम का अर्थ क्या है, रुकना या ठहरना, मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अर्थात अल्प विराम का अर्थ क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। आपसे पूछा जाए अल्प विराम चिन्ह का अर्थ क्या है तो आप कहोगे सर थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो उनके बीच अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दोस्तों राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। दोस्तों क्या मैं ऐसे लिख देता, राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे लिखता क्या मैं, बताओ। घनश्याम खेल रहे हैं, राम श्याम घनश्याम खेल रहे हैं, ऐसा कोई लिखा जाता आपको, सर ऐसे नहीं। इसको ठीक से हम जब लिखेंगे तो राम के बाद क्या लगाएंगे, जब भी 2 या 3 व्यक्तियों की बात हो रही होगी तो हम क्या लगाएंगे, राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। और ध्यान रखेंगे हमने यहाँ जो लगाया अल्प विराम, इसके बाद मैंने राम लिखा, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या लगाया, अल्प विराम, और फिर स्पेस देंगे, फिर अगले व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर अगले व्यक्ति का नाम लिखेंगे श्याम। और यहाँ पर ये मान लो अगर 3 व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है, 3 व्यक्ति की बात चल रही है तो बाद के 2 जो होंगे उनके बीच अल्प विराम ना लग के उनके बीच और लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, और लगाया जाता है। मान लो अगर 4 व्यक्ति की बात चल रही है तो बाद के जो होंगे दोस्तों उनके बीच क्या लगाया जाएगा, और लगाया जाता है। क्लियर है। जैसे यहाँ 3 व्यक्तियों की बात चल रही थी, राम, श्याम और घनश्याम की, तो मैंने राम लिखा, उसके बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर श्याम लिखेंगे और घनश्याम खेल रहे हैं। दोस्तों क्लियर है। जैसे अगला हम देखेंगे शिवम, इसमें 4 व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो शिवम, राहुल, अभय। ठीक है, शिवम लिखा, अल्प विराम लगाया, फिर स्पेस, राहुल लिखा, अल्प विराम लगाया, फिर स्पेस, अभय और राजपाल। ठीक है, बाद के जो बच्चे 2 दोस्तों उनके बीच अल्प विराम न लगा के उनके बीच क्या चिन्ह लगाते हैं, और लगाते हैं। ठीक है, शिवम, राहुल, अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में हैं। दोस्तों क्लियर है। कहाँ किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है,
और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आपको और क्या याद रखना है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जहां जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, वहां अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा सुनो 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 सुनो, तो दोस्तों ये शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है, या नहीं, आपको सर बिल्कुल, सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, गा रही है। तो दोस्तों जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखो 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 देखो, तो यहां भी शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है दोस्तों, यहां क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगला पॉइंट आप देखेंगे, चलो चलो, जैसा आपने देखा हो कहीं आप स्टेशन पर होंगे, चलो चलो ट्रेन आ गई है, आ गई है। दोस्तों कहाँ लगाते हैं अल्पविराम, क्लियर है। अब दोस्तों अगला पॉइंट और आपको याद रखना है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द आपको पता है या नहीं, अव्यय शब्द किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि, ये सब क्या है, अव्यय शब्द। दोस्तों जिसने पढ़ा होगा सभी स्टूडेंट को पता है, जिसने नहीं पढ़ा अब याद रखिए, बस जब मैं अव्यय पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि, लेकिन, अतः, आदि आए हों तो इनसे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः आदि आए हों तो इनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। जैसे मैं आपको एक वाक्य लिखकर बता देता हूं, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, परंतु वह नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये जो लिखा दोस्तों, परंतु, इससे पहले दोस्तों ये अव्यय है, इससे पहले हम किसका लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्लियर है। ऐसा कोई भी आपको वाक्य दिखाई दे दोस्तों, तो अगर ऐसा कोई अव्यय शब्द आया हो तो उससे पहले अल्पविराम न लगा हो तो मतलब वो वाक्य गलत है, क्लियर है। अल्पविराम चिन्ह आपको लगाना है। अगला दोस्तों आपको याद रखना है, आप याद रखेंगे, हाँ, नहीं, बस, सचमुच,
अतः, वस्तुत, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में, आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों, आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद, वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुत, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ जो वाक्य हों दोस्तों, इनके बाद हाँ के बाद नहीं, बस, सचमुच, इनके बाद क्या लगाना है आपको? अल्प विराम लगाना है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक वाक्य लिखकर बताता हूँ, ठीक है? जैसे एक वाक्य मैं आपको लिखकर बताता हूँ, हाँ, कहीं हाँ आ गया दोस्तों, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? किसी वाक्य में अल्प विराम लगाना है। फिर आगे लिखेंगे, हाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है? जैसे अगला वाक्य में लिखता हूँ, नहीं, तो नहीं लगा दिया, तो इसके बाद क्या लगाना? अल्प विराम लगाना है। नहीं, वह बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। क्लियर है? अब एक वाक्य और मैं आपको लिखकर बताता हूँ, सचमुच, सचमुच, फिर सचमुच आ गया, तो इसके बाद क्या लगाना है? मैंने शब्द लिखवा दिए किसके बाद अल्प विराम आपको लगाना है, ठीक है? सचमुच तुम उसे जानते हो, सचमुच तुम उसे जानते हो, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ जो लगाएंगे किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुत, अच्छा आदि के बाद किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो? आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखेंगे अर्धविराम चिन्ह को, ठीक है? किसको दोस्तों? अर्धविराम चिन्ह को। इसका चिन्ह सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्या होता है दोस्तों इसका चिन्ह? ये होता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था किस विराम चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अर्धविराम चिन्ह, फिर भी मुझे आपको कराना है, क्योंकि मैंने आपसे फुल में से फुल मार्क्स का वादा किया, ठीक है? विश्वास रखिए दोस्तों, आपका एक सिंगल क्वेश्चन हिंदी में नहीं कटने दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों जान लेते हैं अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको हेडिंग लगा देनी है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है? अर्धविराम चिन्ह, सबसे पहला पॉइंट, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहली हेडिंग क्लियर। दूसरी दोस्तों आप देखेंगे, सामान्यतः जब हमें एक वाक्य वाक्यांश का दूसरे वाक्य वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है, तो हम वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आपको देखना है, जैसे आपने देखा होगा अर्धविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं। नियम से कोई मतलब नहीं है, पहला नियम देख लो बस। दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहली बात हमको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देना है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने बीएससी और एमएससी कर रखी है, ठीक है, और आपको उसको एक साथ दिखाना है, ठीक है? एक साथ लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपने बीए, एमए और एलएलबी आपने कर रखी है, तो बीए दोस्तों यहाँ जो लगाएंगे, फिर बीए के बाद क्या लगाएंगे? क्या है ये चिन्ह?
अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है, फिर MA लिखा, फिर अर्ध विराम चिन्ह, फिर LLB लिखा, फिर अर्ध विराम चिन्ह। दोस्तों इस तरीके से दो या दो से अधिक उपाधियों को दिखाने के लिए दोस्तों लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों, इस चिन्ह के बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। उद्धरण चिन्ह दोस्तों, इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या दोस्तों दूसरा नाम क्या है इसका, क्या आप जानते हो इसका दूसरा नाम? आप कह दोगे सर बिल्कुल जानते हैं, क्या? अवतरण चिन्ह, ठीक है, अवतरण चिन्ह, इसको अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हाँ एक बात और, ये दोस्तों दो लगे हैं तो इसको दुहैरा कहेंगे, और ये एक एक लगा दोस्तों तो इसे इकहरा कहेंगे, ठीक है। दुहैरा उद्धरण चिन्ह और इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब जैसे हम आगे देखेंगे, सबसे पहले आपने हेडिंग लगा दी, हेडिंग लगा दी उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दोस्तों, ठीक है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा एक दुहैरा। दोस्तों क्लियर है? जैसे हम देखेंगे दोनों को, सबसे पहले इकहरा। इकहरा उद्धरण किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मतलब किसी अक्षर या शब्द पर, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौरभ चौबे, सौरभ चौबे एक क्या है, ये विशेष शब्द है दोस्तों, तो इसके यहाँ जो लगाया, ये जो लगाया दोस्तों, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, प्रसिद्ध इतिहासकारक हैं, ठीक है। सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। क्लियर है? आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दुहैरे का कहाँ प्रयोग किया जाता है? दुहैरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी महत्वपूर्ण कथन को उदित करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये जो लगा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या है? दुहैरा उद्धरण चिन्ह। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस याद रखना है कितने प्रकार का होता है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ वो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है इसका चिन्ह जो होते हैं ये। और दोस्तों मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये पूछ सकता है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। दोस्तों क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, सभी का आपको आइडिया होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, उद्धरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे दोस्तों लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। लोप सूचक चिन्ह ये दोस्तों सभी जानते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता हो। मैं आपसे, क्योंकि हमने गणित में भी यूज करा होगा इसका, और बहुत जगह आप इसका यूज करते होंगे। जैसे आपको मैं कहूँ 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, तो आप कहोगे, आप लिखते होगे ऐसे 1 2 3 4, आप कहते हो कहाँ तक लिखूंगा, फिर इस तरीके से आपने करा और फिर 100 लिख दिया। मतलब कोई भी समझ जाएगा ये कहाँ तक गिनती है, 1 से 100 तक।
मतलब यहाँ पर जो हुआ और गिनतियों का जो हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, लोप हो गया। क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या हो गया, इसको क्या बोल दिया, लोप सूचक चिन्ह बोल दिया। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सभी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे विकल्प सूचक चिन्ह। इसके बारे में मैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से बता चुका था। इसको जो है तिरछी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था या नहीं, आपको सर समझाया था। तो दोस्तों जो उस क्लास में देख चुका है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगले की तरफ। अगला दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह। इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। मैथ में यार इसका कितना प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बराबर बोलते हो आप मैथ में जाकर इसको। तुल्यता सूचक चिन्ह मतलब तुलना कराता है, और इसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने आपको सिखाया था जब वर्णमाला पढ़ाई थी। तो जैसे मैं आपसे कहूँ ए प्लस ई मिलके क्या बनेंगे, तो आप कहोगे सर ये बनेगा ए, ठीक है। तो ये जो प्रयोग करा मैंने, ये क्या है, तुल्यता सूचक, मतलब इनकी और इनकी क्या हुई है, तुलना हुई है दोस्तों। क्लियर है, अब आपको पता चल गया, आपको सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगले चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। इस तरीके का जो होता है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। पहली क्लास आप देखिए तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं बताने की, मैं आपको बता चुका हूं। जब कोई भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे हमने 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास, जब आप थोड़े छोटे होंगे, जब आपने देखा होगा, जब अपना कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता था तो आप उसके नीचे क्या लगा देते थे चैप्टर के, इस तरीके से कि चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, मतलब समाप्ति सूचक चिन्ह है दोस्तों। ये क्लियर है। अब दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगले चिन्हों के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला है हमारा पाद चिन्ह दोस्तों, ठीक है। क्या है हमारा, पाद चिन्ह, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, पाद चिन्ह है। ये कहाँ है दोस्तों, शब्द जो होगा उसके कहाँ लगाया जाता है, पैर में लगाया जाता है, इसलिए इसको पाद चिन्ह बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी हमारा कोई रिजल्ट लेट हो जाता है या कोई वैकेंसी नहीं निकलती या हमें एज में छूट चाहिए होती है, तो हम हैशटैग चलाते हैं। क्या चलाते हैं, हमें हैशटैग चलाते हैं। जैसे पुलिस की भर्ती नहीं आ रही तो आप हैशटैग चलाओगे पुलिस, और यहां लगाओगे पुलिस भर्ती निकालो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कौन सा चिन्ह होता है, ये क्या होता है, ये चिन्ह जो होता है दोस्तों ये पाद चिन्ह होता है। क्लियर है, इसको हैशटैग के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों देखेंगे, अगला क्या है दोस्तों, आगे पाद बिंदु। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसको सभी स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंटों को, इसमें कोई नई बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। इस चिन्ह के बारे में सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सभी को इसको यूज करते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसका यूज करते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का, ठीक है। ये किस टाइप का होता है, इस तरीके का ये होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे आप अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आप जैसे रचनाओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप, जैसे मैं आपको बताऊँ कामायनी, ठीक है, तो आप इसके आगे लिख दोगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ठीक है। फिर मैं अगली लिखवाऊंगा आंसू, तो आपको पता रहेगा कि यार ये भी जयशंकर प्रसाद की है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। तो ये चिन्ह क्या हो गया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, मतलब जयशंकर प्रसाद दोबारा से। जैसे फिर मैं लिखवाऊंगा आपको लहर, तो आप फिर यही चिन्ह लगा दोगे, आप फिर यही लगा दोगे, ठीक है। तो इसका चिन्ह आपको पता चल गया कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया, आप कहोगे सर क्लियर हो गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्या है दोस्तों, ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। आगे देखेंगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए दोस्तों, कैसा होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये क्या है दोस्तों, दीर्घ उच्चारण चिन्ह दोस्तों, ठीक है। किस तरीके का होता है ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इस तरीके का होता है, ऐस तरीके का दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ऐसा होगा, ऐस तरीके का होता है दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप जैसे छंद आप पढ़ा होगा, ठीक है। छंद में हम मात्राएं गिनते हैं दोस्तों, तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है, वहां
दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा ब्राह्म चिन्ह चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ताला है, ताले में मुझे मात्राएं गिननी है, कितनी मात्राएं हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करूँगा। तो आपको पता है, अगर आपने वो पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है छंद, तो आपको पता होगा कैसे मात्राएं गिनते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे लगाया हमने, कितनी मात्राएं होंगी, 4 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आप गिनोगे तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, छंद में मात्राएं गिनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ब्राह्म चिन्ह चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से दोस्तों हमने ब्राह्म चिन्ह चैप्टर को कंप्लीट किया। मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, ब्राह्म चिन्ह का एक सिंगल क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, आप लोग साथ देंगे तभी हम कुछ अच्छे लेवल पर कर पाएंगे, तभी हमारे पास अच्छी सुविधा हो पाएंगी और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूं कि आपको लाइव पढ़ाऊं दोस्तों। मैथ भी मुझको पढ़ाना था, बट दोस्तों सुविधा ना होने की वजह से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो दोस्तों क्या करना आपको, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और आपको नोट कर लेनी है, आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अगर कोई कमी है तब भी बताओ दोस्तों। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, मैं इस पेन से लिखता हूँ, स्क्रीन पर अच्छे से लिखा नहीं जाता, बट मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मेरी मजबूरी को समझते हैं। और दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ, जो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, एक एक पॉइंट को नोट करके, कितना ही बड़ा चैनल हो, क्या 10 मिलियन, क्या 15 मिलियन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, किसी भी बच्चे से आप पीछे नहीं रहोगे, सभी से एक कदम आगे रहोगे, ये दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।